हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल महेंद्र कुमार पर। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उसकी जानकारी लीजिएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें और जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल है, आइकन बेल है, उसको ज़रूर दबा दें। तो अब बात करते हैं अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। एक्टिव का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय होना, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना। कहने का मतलब हो गया कि जब कर्ता सब्जेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं कर्ता मतलब सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सक्रिय है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, और यदि सब्जेक्ट निष्क्रिय है तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। अब अपन बात करते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। तो देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब कर्ता प्रधान वाक्य, कर्ता प्रधान वाक्य। इसका मतलब हो गया कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के पास मेन पावर होता है, वो सेंटेंस कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। तो कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, राम राइट्स ए लेटर। यहाँ आप देखो कि जो राम है वो सब्जेक्ट है, राइट्स है वो इसकी वर्ब है, और ए लेटर है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो पूरा सेंटेंस, उस पूरे सेंटेंस के ऊपर राम यहाँ सब्जेक्ट है और राम के पास पूरे सेंटेंस का मेन पावर है। यहाँ राम सक्रिय है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। दूसरा अपने पास आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अब यदि इसी सेंटेंस को, पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्रम प्रधान वाक्य, क्रम प्रधान वाक्य। इट मीन्स ऐसा वाक्य जिस वाक्यों में जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है, ऐसे वाक्यों को अपन पैसिव वॉइस वाक्य कहते हैं। अब जैसे अपने पास अभी भी सेंटेंस था, राम राइट्स ए लेटर। इसी को अपन एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपने पास ये था कि राम राइट्स ए लेटर। अब यदि इसको अपन, ये तो एक्टिव वॉइस के रूप में है, लेकिन यदि हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार लिखते कि ए लेटर इज रिटर्न बाय राम, तो यहाँ ध्यान दो, ए लेटर था वो ऑब्जेक्ट था, वो हमारे पास सब्जेक्ट के पास आ गया, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो प्रधान हो गया, पूरे सेंटेंस पर मेन पावर रख गया, और यहाँ जो राम यहाँ सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट निष्क्रिय हो गया, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, जो भी हमारे ऑल टाइप्स के सेंटेंस होते हैं टेंसर के अंदर, जैसे भी हम 48 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, वो सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, उसके लिए अपने पास इसके पांच है वो गोल्डन रूल्स होते हैं। मुख्य जो रूल्स होते हैं वो 5 होते हैं। उन 5 गोल्डन रूल्स के माध्यम से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को चेंज करते हैं। अब वो गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के के 5 गोल्डन रूल्स। तो यहां ध्यान दो, सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा होता है आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग। तीसरा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। चौथा होता है
बाय का प्रयोग करो। पांचवा होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 गोल्डन रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम एक्टिव्स को पैसिव्स में बदलते हैं। ध्यान देने के बाद फिर से क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना है, मतलब ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आना है। आवश्यकता अनुसार अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठानी है, फिर बाय का प्रयोग करना है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले अपन इन 5 जो रूल्स अपने 5 जो गोल्डन रूल्स है, उन गोल्डन रूल्स को हम समझते हैं कि इनके जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाए, हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे लगाई जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाएं, वो बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 पॉइंटों को समझ लेते हैं कि 5 पॉइंट कैसे काम करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। तो अपन लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। देखो फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपन रूल्स नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ के बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो रूल्स जो रूल्स 1 और 5 के लिए अपन एक टेबल यूज करेंगे और वो टेबल रूल्स के लिए जो अपने पास प्रोनाउन टेबल होती है, उस प्रोनाउन टेबल को अपन यहाँ यूज करेंगे और प्रोनाउन टेबल के माध्यम से अपन इस चीज को समझेंगे। तो प्रोनाउन टेबल आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, पहले भी देखा होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत इजी वे में मैं आपको बहुत शॉर्ट में इस चीज को समझाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी प्रोनाउन वाली टेबल के बारे में। ये जो अपनी प्रोनाउन की टेबल होती है उसको समझते हैं, और वो जो प्रोनाउन की टेबल है वो अपने यहाँ एक्टिव से पैसिव वॉइस में रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 5 के लिए काम करेगी। कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो सब्जेक्टिव का रूप होगा, सेकेंड इसका ऑब्जेक्ट रिलेटिव होगा जिसे अपन पजेसिव भी बोल सकते हैं, और थर्ड होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ ध्यान रखना आपने को मेन 2 बातों पर ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ रिलेटिव होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या कहता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और कोई भी नेम होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके रिलेटिव और पजेसिव का। जो रिलेटिव होता है आई का वो होता है माई, ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, वी का रिलेटिव ओवर होता है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का रिलेटिव योवर होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का रिलेटिव देयर होता है और इसका ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का रिलेटिव हिज होता है और इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, रिलेटिव भी हर होता है और ऑब्जेक्ट भी हर होता है, इट का रिलेटिव इट्स होता है और इसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, नेम का रिलेटिव नेम ही होता है, उसके एस को लग जाता है नेम्स, ये एस का आखिर ये वाला, और उसका ऑब्जेक्ट नेम का नेम ही रहता है। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा था रूल्स नंबर फर्स्ट क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और फिफ्थ वाला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ ध्यान दो, यदि आपके पास सब्जेक्ट के पास आई है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बदलेंगे, मी। तो ऑब्जेक्ट की जगह आई को ऊपर मी लिखेंगे, और यदि मी को सब्जेक्ट की जगह काम में लेना है तो आई लिखेंगे, वी को ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेना तो अस लिखेंगे, अस को सब्जेक्ट की जगह काम में लेना तो वी लिखेंगे, यू को ऑब्जेक्ट की जगह यू और यू को सब्जेक्ट की जगह यू। अब आपको पता, यहाँ ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की यू है, ऑब्जेक्ट की यू है और सब्जेक्ट भी यू है, आप कैसे पहचान करोगे। तो एक विशेष ध्यान रख लेना कि जो वर्ब के बाद में आता है, वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो, तो वर्ब के बाद में जो यू आता है वो यू तो होता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले जो यू आता है वो यू होता है सब्जेक्ट। ये विशेष ध्यान रखना कि वर्ब के पहले वाला जो यू होता है वो सब्जेक्ट का रूप होता है और वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट का रूप होता है। अब ध्यान रखना, लेकिन मैं एक्टिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस में तो बाय लगकर आता है। ऐसी यदि अपन बात करें, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, देम का सब्जेक्ट दे होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है, ऐसे सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और हर का सब्जेक्ट सी होता है, इट का इट ही रहता है और नाम का नाम ही रहता है। ध्यान रखना, इस विशेष ध्यान रखना कि अब जो एक्टिव में रिलेटिव है वो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो पैसिव में सेम का सेम ही रहेगा।
क्योंकि रिलेटिव के बाद में हमेशा प्रोनाउन आता है और रिलेटिव के साथ में जो प्रोनाउन होगा वो फिर सब्जेक्ट का रूप होगा, तो इसमें कोई चेंज अपन नहीं करेंगे, रिलेटिव का रिलेटिव ही रहेगा, ये विशेष ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? तो पहला रूल्स और पांचवा रूल्स तो आपको मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इस प्रकार से अपन इनको यूज करेंगे। नेम में कुछ भी आ सकता है, स्थान पैलेस का स्थान का नाम आ सकता है, जाति का नाम आ सकता है, जानवर का नाम आ सकता है, व्यक्ति का नाम आ सकता है, स्थान का नाम, कुछ भी मतलब एनी नाउन। तो कोई भी नाउन होगी वो नाउन की नाउन ही रहेगा, नेम में नाउन, उस नाउन को अपन चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे की वैसे उठकर सब्जेक्ट के पास आ जाएगा और वो वैसा की वैसे उठ करके ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल्स अपना आता है आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज करें, कि हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से लगाया जाए, इसके लिए मैं एक आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि यदि अपने पास ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया हुआ होगा, जो अपने पास सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें आएगा, और उसके बाद में अपने को पैसिव वॉइस में क्या करना है ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको यदि इस चार्ट डायरेक्ट एक बार में समझ में नहीं आए तो आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, तो दोबारा इसको नोट्स में बना कर रख लेना, फिर वास्तव को ध्यान रखना। अब एक्टिव्स के अंदर मान लीजिए कि आपके पास में एक्टिव्स के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रहा हो, या फिर डू और डज आ रहा हो। इसे ध्यान रखना कि एक्टिव्स में यदि अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म के एस लगा हुआ हो, डू हो या डज हो, तो जब हम इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब इज हमारा अपन इसमें काम में लेंगे। ध्यान रखना, मैं केवल आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपन यूज करते हैं। तो ये केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात हो रही है कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे। ऑलरेडी ध्यान रखना पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी काम में लेते हैं, इसलिए मैं बाकी का और मैटर नहीं बता रहा हूँ, तो केवल आपको बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। दूसरे यदि आपके पास में ऑलरेडी इज आ रहा है और उसके साथ में ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ कि जब इजेमार आ रहा है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो अपन पैसिव के अंदर इजेमार का तो इजेमार ही रखेंगे। उसके बाद में अपन इस आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का यूज और कर देंगे। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अपन यूज करते ही करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें तो अपने पास में हैज या हैव आ जाए तो अपन क्या करेंगे, हैज और हैव को अपन क्या करेंगे, हैज बीन और हैव बीन में चेंज करेंगे, अर्थात हैज हैव की जगह हैज बीन और हैव बीन यूज में लेंगे। सब में ध्यान रखना, इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सब में चलेगी, वो अपना रूल्स नंबर थर्ड है। फिर फोर्थ नंबर की बात करें कि यदि अपने पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो या डिड आ रहा हो, ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो या डिड आ रहा हो, तो अपने को क्या करना है, उस स्थिति में अपने को वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहेगी। उसके बाद में यदि अपन बात करें फिफ्थ नंबर पर, यदि अपने पास में वॉज और वर आया हुआ हो, और वो ही ध्यान रखना वॉज वर आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अवश्य लगा हुआ होगा, तो आप वॉज वर का वॉज वर ही रखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हटाने के लिए अपन यहाँ बीइंग का यूज और कर लेंगे, ये ध्यान रखना। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो यहाँ स्पेशल आप इसको ध्यान रखोगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपने पास में हेड आ जाए तो हेड को अपन हेड बीन, हेड की जगह अपन हेड बीन यूज में लेंगे। अब मान लीजिए कि अपने पास में विल सेल आ जाए तो अपने को यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल भी यूज करना है। मान लीजिए अपने पास में विल हैव सेल हैव आ जाए तो अपने को विल हैव बीन और सेल हैव बीन यूज में लेना है। इसके बाद में यदि अपने पास मान लीजिए मॉडल कोई भी हो, मॉडल्स का ध्यान रखना, मॉडल्स में क्या क्या आ सकता है, मॉडल्स में आ सकता है अपने पास में कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, सेल है,
वॉन्ट या नीड, कुछ भी आ सकता है, नीडेड भी आ सकता है, नीड भी आ सकता है, डेयर टू है। इस प्रकार से मॉडल, कोई भी मॉडल अपने पास आ रहा है तो अपन पैसिव वॉइस में सेम मॉडल रखेंगे, उसमें मॉडल को अपन चेंज कर नहीं करेंगे, उसके बाद में केवल अपन प्योर लगा देंगे। तो ये तो अपना हो गया टॉपिक हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन से यूज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा चार्ट है, आप इसको दिमाग में रखना। आपको टेंस का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब उठाकर कौन से हेल्पिंग वर्ब रखना है उसका ध्यान रखना। एक टेंस से मतलब नहीं है कि अपन कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन से टेंस में चेंज करना है, इसका इट्स डजेंट मैटर। इसमें कोई मैटर नहीं है कि अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो अपने को टेंसों की जानकारी होनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को कौन से हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो ये अपना नियम नंबर 3 था। अब नियम नंबर 4 बाय, तो बाय तो डायरेक्ट लगा देंगे कि बाय डायरेक्ट लगा दिया। और बाकी का जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी अपन या तो आप ग्रामर के माध्यम से सीखे ना, या फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है। कुछ वर्ब्स है 2 प्रकार की होती है, एक रेगुलर वर्ब्स होती है और एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिर या फिर बाय, और उसका फोर्थ वाला जो नियम है बाय लगाना है, तो बाय तो डायरेक्ट लगाएंगे अपन, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाए ध्यान रखना, मैक्सिमम जो वर्ब होती है वो ईडी लग करके थर्ड फॉर्म बनती है, लेकिन कुछ इर्रेगुलर वर्ब भी होती है। इर्रेगुलर वर्ब, तो इर्रेगुलर वर्ब कौन होता है, अनियमित। जो अनियमित का मतलब हो गया कुछ वर्ब सेम रहती है, कुछ 2 सेम रहती है, कुछ तीनों सेम होती है, तीनों अलग अलग होती है। इस प्रकार से जैसे एक थोड़ा सा मैं उदाहरण ले लूँ, जैसे एक रीड है तो रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड रहती है, सेकंड फॉर्म भी रीड रहेगी और थर्ड फॉर्म भी रीड रहेगी। तो यहाँ अपन इसमें ध्यान रखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि जो थर्ड फॉर्म है वो आप थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये ध्यान रखना। या जो सेकंड फॉर्म होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, ये विशेष ध्यान रख लेना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि यूज की जा रही है तो उसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसके साथ में देखना कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में। या फिर आप ध्यान रखना कि इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में ऐसे या यस लगा होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ये विशेष ध्यान रखना। ऐसे में एक हेल्पिंग वर्ब जैसे अपने पास गो जो हेल्पिंग वर्ब है तो ये फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है और थर्ड फॉर्म इसकी गोन होती है। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है वो होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। इनकी अधिक जानकारी आप अपने ग्रामर में से देख करके ले लेना, ग्रामर में से आप उसको लिख लेना। जो इर्रेगुलर वर्ब होती है वो लगभग 100 से 125 के आसपास होती है, वो आप एक डायरी में नोट कर लेना, उनको लर्न कर लेना। उसका कोई अपने पास सिस्टम नहीं है, उनको तो अपने को लर्न ही करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है जनरल जो नॉलेज है वो आपको पसंद आया होगा कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसके कुछ और रूल्स है कि किस प्रकार आप इसको आगे के जो रूल्स हैं कि कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट जो रूल्स और होते हैं जो आपको इस चीज़ में काम आएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को और डिटेल से समझने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा लंबा हो, तो इसलिए इस टॉपिक को अपन यहीं स्टॉपेज देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को ले सके और अपने नॉलेज को बढ़ा सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।